जय हिंद। आप सबका स्वागत है आस एजुकेशन सेंटर में। हम लोग जैसा कि कर रहे हैं कि हम लोग साइंस का जो है सारे एमसीक्यू को कवर अप कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 3 लेक्चर हो चुके होंगे। अगर आपने उनको नहीं देखा होगा तो कृपया पीछे जाके जो है उन तीनों को देख ले। और जब आप ये क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो आप अपने साथ एक नोट कॉपी जरूर रखें, ताकि आप जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है आप उसको नोट डाउन कर सके। इससे क्या होगा कि आपका एक साथ जो है वो टॉपिक भी कवर होते चलेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग जो है आप हमारा लेक्चर चौथा होगा और आज हम लोग जो देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो इसमें कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए हैं जो कि स्टेट पीसीएस या फिर जो है रेलवे या फिर जो है एसएससी जैसे एग्जामों में पहले से पूछे गए हैं। उनको हमने यहाँ पे कोशिश किया कि सबको एक जगह लाके रख दिया जाए। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि अगर कोई पिंड है और पिंड को अगर जो है यू वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो अब यहाँ पे देखिएगा, एक आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये चीज देखिए जरा, जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकेंगे, मान लीजिए यहाँ से कोई गोला है जिसको हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, तो ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ऊपर जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इस पे लगेगा और इसको क्या करेगा, नीचे की तरफ खींच लेगा। तो इस तरह से देखा जाए, जब भी हम किसी गोले या फिर किसी भी पत्थर को जब भी हम कोई फेंकेंगे तो उसकी गति क्या होती है, परवलयाकार हो जाती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में वो गति करेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, जिसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे उसकी गति जो है कम होनी शुरू हो जाएगी और एक परवलयाकार पथ को जो है फॉलो करते हुए क्या करेगा, ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए एक समय बाद जो है धरती से फिर टकरा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, यू है, तो अगर जो क्षैतिज घटक होगा इसको बोलते हैं हम यू कॉस थीटा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा इसको बोलते हैं हम यू साइन थीटा। ठीक है। ये जो होता है इसको हम लोग परास बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। कितना दूरी ये तय करेगा, क्षैतिज, इसको बोलते हैं हम लोग जो है परास। फिर जो है ये जो होता है हाइट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइट। ये है हमारा मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। ठीक। महत्तम ऊंचाई बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये हमारा जो है ऊंचाई हो जाएगा, कितना ऊंचाई जो है वो कवर अप करेगा, तो ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा। अब इसको कितना समय लगेगा, तो जब पत्थर को हम फेंकेंगे तो यहाँ से क्या लगेगा, टी हाफ से यहाँ पे लगेगा और टी हाफ यहाँ पे लगेगा। कुल मिला के अगर देखा जाए तो टोटल कितना समय लगेगा, तो टोटल समय जो यहाँ पे लगेगा वो होगा हमारा टी हाफ, और टी हाफ को मिलेंगे तो ये टोटल टाइम जो होता है वो टी लगता है हमारा। तो इस तरह से देखिए, कोई भी जब भी किसी भी हम गोले को फेंकेंगे ऊपर की तरफ तो परवलयाकार पथ को फॉलो करेगा। और इसमें 3 चीज आती है। तो इसमें देखिए होता क्या है, एक तो होता है जब टाइम आपसे पूछेगा, ये पूछता है कि जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है उड्डयन काल। तो उड्डयन काल के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, टी इक्वल टू होता है 2u sin थीटा। 2u sin थीटा अपॉन जी होता है। जबकि जो मैक्सिमम हाइट होता है, मैक्सिमम हाइट के लिए जो फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट को ही हम लोग बोलते हैं महत्तम ऊंचाई। तो मैक्सिमम हाइट जो होती है महत्तम ऊंचाई, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा एच होता है, एच फॉर जो हाइट हो जाता है, ये हो गया आपका जो है यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होगा, यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है। इसी तरह से जो रेंज के लिए बात करेंगे तो रेंज कितना हो जाएगा आपका, जो परास होगा, तो परास के लिए जो होता है फॉर्मूला होता है वो होता है आपका जो है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। ठीक। ये तीनों फॉर्मूला है। तो हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि उसकी अधिकतम ऊंचाई पूछी जा रही है। तो अधिकतम ऊंचाई क्या हो सकती है, मैक्सिमम हाइट देखिए तो यहाँ पे क्या हो सकती है, ये साइन स्क्वायर जो है थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा में साइन का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का 1 होता है। अगर हम थीटा इक्वल टू यहाँ पे 90 रख दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आप जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, अगर थीटा इक्वल टू यहाँ पे 90 रख दिया जाए तो मैक्सिमम जो एच की वैल्यू आएगी वो आएगी यू का स्क्वायर अपॉन 2g होगा, जो कि यहाँ पे है अपना। इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन
2g होगा, यहाँ पे जो है मैक्सिमम हाइट हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग ये रखेंगे। और अगर हमसे यही पूछा जाता है कि जो है मैक्सिमम रेंज की बात करते तो रेंज के लिए हम क्या करते हैं, u² अपॉन g रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करके निकाला जा सकता है। इसको एक और तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि एक और तरीका यहाँ पे जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे निकालने के लिए। हमको पता है कि जो गति का तीसरा समीकरण होता है v² uv², और यहाँ पे होता है जो अपना 2as होता है। अब इसको जब हम लोग ग्रेविटी के फॉर्म में लिखेंगे तो फॉर्मूला यहाँ बदल जाता है। यहाँ पे क्या होता है, v² होता है, ये u² होता है, और जब ऊपर की तरफ गेंद जाएगी तो यहाँ माइनस हो जाता है, -2g और h हो जाता है। अब देखिए जब हम लोग फेंक रहे होंगे तो उस समय v बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मान रखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये आपका u² -2gh। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 2gh इक्वल टू होगा u²। अब यहाँ से h का वैल्यू क्या निकलेगा, h इक्वल टू हो जाएगा u² अपॉन 2g। तो ऐसे भी निकाला जा सकता है। गति का तीसरा नियम का इस्तेमाल करके भी जो है हम लोग मैक्सिमम हाइट किसी भी गेंद की प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना है, जब भी हम लोग किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ग्रेविटी नेगेटिव लेते हैं, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। जी का वैल्यू जो होगा जब नीचे की तरफ आएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम लोग उसको नेगेटिव रखेंगे। ठीक है, इसलिए चूंकि यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा था इसलिए जी का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अगर यही ऊपर से नीचे की तरफ आता तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते, पॉजिटिव ले लिए होते। तो इस तरह से हम लोग जो है गति के तीसरा समीकरण का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे जो है मैक्सिमम हाइट प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा u² अपॉन 2g होगा मैक्सिमम हाइट के लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल पूछा जा रहा है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन और तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज देखना है। पहला आपको देखना है यहाँ पे जो है विस्थापन यानी जो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो ये एक तरह से होता है न्यूनतम दूरी, इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। फॉर से एग्जांपल कि यहाँ से कोई ए है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो है गति किया गया, मान लेते हैं 3 है, फिर यहाँ से जो है एक गति करके जो है पॉइंट सी तक पहुंचा और ये 4 है। अब पूछेगा इसके बीच का विस्थापन बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, ए और सी को सीधा जोड़ देंगे यहाँ पे। तो ए और सी जो है ये सबसे न्यूनतम पाथ हो जाएगा इस कुल दूरी का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए और सी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आपका जो है एसी दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट में हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 16 25, ये हो जाएगा अपना 5। इस तरह से एसी की दूरी क्या हो जाएगी 5। तो विस्थापन पूछेगा हमसे कोई, तो विस्थापन के लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूनतम दूरी को निकालते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे हमसे यही पूछा जाता दूरी के केस में क्या होगा, तो दूरी के केस में क्या होता है, दूरी जो है कुल पथ की लंबाई होती है। तो ये एक तरह से क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है। ये टोटल डिस्टेंस होता है ये। तो दूरी में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होता है। जैसे इसके केस में अगर हमसे कोई पूछ ले यहाँ पे दूरी बताइए, तो दूरी के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे 3 और 4, ये हो जाएगा आपका 7। जबकि विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन केवल 5 आया था। विस्थापन कोई पूछता है इसके लिए तो हम लोग बोलते हैं विस्थापन केवल जो है 5 होता। विस्थापन का मान यहाँ पे देखिए 5 हो रहा है, जबकि दूरी का मान क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। दूरी पूरी की पूरी को कवर करते, कितना डिस्टेंस कवर किया गया, उस टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाता है उसको हम लोग काउंट करते हैं। तो 3 और 4 यहाँ पे उसको जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। एक चीज और याद रखना है कि दूरी के केस में क्या है कि दूरी देखिए, दूरी या तो दूरी 0 हो सकती है, नहीं तो दूरी धनात्मक होगी। दूरी में 2 ही चांस बनता है, या तो 0 हो जाए या तो धनात्मक होगी। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। जबकि विस्थापन के पास क्या है, विस्थापन के साथ क्या है खासियत की, विस्थापन जीरो भी हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव भी हो सकता है, और विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है। तो विस्थापन के साथ क्या खासियत है कि विस्थापन शून्य, नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। जबकि दूरी केवल और केवल पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, हाँ शून्य हो सकती है। दूरी शून्य और आपका जो है पॉजिटिव हो सकती है। जबकि विस्थापन के साथ ये तीनों केस पॉसिबल है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज पता देखिए,
ये चूंकि कुल पाथ की लंबाई होती है तो कुल पाथ की लंबाई हमेशा क्या होगा, अधिक होगा, और जो विस्थापन होता है वो न्यूनतम दूरी होती है, तो विस्थापन हमेशा कम होना चाहिए। तो अगर हमसे कोई पूछ रहा है, यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विस्थापन और दूरी, विस्थापन और दूरी का जो है आंकिक अनुपात पूछा जा रहा है, तो हमेशा याद रखना है कि विस्थापन और दूरी का जब भी आपको बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखिए विस्थापन, विस्थापन बट्टे दूरी। तो विस्थापन बट्टे दूरी का क्या है, देखिए या तो ये 1 से कम होगा या तो 1 के बराबर होगा। अगर यहीं पे हमसे कोई पूछता कि दूरी बट्टे विस्थापन अगर दे दिया होता, दूरी बट्टे विस्थापन, तो दूरी बट्टे विस्थापन का जो मान होता है, या तो देखिएगा दूरी बट्टे विस्थापन या तो जो है 1 के बराबर होगा या तो 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक, 1 से बराबर होगा या तो 1 से अधिक हो जाएगा अगर दूरी बट्टे विस्थापन पूछता तो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विस्थापन बट्टे दूरी। तो विस्थापन बट्टे दूरी में क्या होगा, या तो 1 हो सकता है या तो हमेशा विस्थापन कम होगा। तो जनरली क्या होगा, विस्थापन हमेशा क्या होना चाहिए, दूरी से हमेशा कम होता है। यह एक केस बनता है कि दोनों बराबर हो जाए, अगर सरल रेखा में गति कर रहा है, अगर सरल रेखा में कोई चीज गति कर रही है तो दूरी और विस्थापन उस केस में बराबर हो जाएगा। अन्यथा हर एक मामले में क्या मिलेगा, हमको विस्थापन कम मिलेगा और दूरी अधिक मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे दूरी बट्टे, अगर हमको विस्थापन बट्टे दूरी की बात करेंगे तो इसका मान क्या होगा, या तो हमेशा 1 के बराबर होगा या तो हमेशा उससे कम होगा। जबकि यहाँ पे दूरी और विस्थापन का पूछता तो ये हमेशा बड़ा होता है 1 से, या जो 1 के बराबर हो सकता था। तो हमसे यहाँ पूछा है विस्थापन बट्टे दूरी का, तो इसका मान क्या होगा, सदैव 1 के बराबर होगा या तो 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, 1 के बराबर होगा अथवा 1 से कम हो जाएगा। और अगर यही हमसे ये पूछता तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 1 से 1 होगा या तो 1 से अधिक होगा। हमेशा याद रखना है कि विस्थापन न्यूनतम दूरी की बात करता है। विस्थापन हमेशा न्यूनतम, दो पॉइंट के बीच में जो न्यूनतम डिस्टेंस हो सकता है उसी को हम विस्थापन बोलेंगे। जबकि दूरी क्या होता है, कुल लंबाई की बात करता है। तो दूरी हमेशा जो है धनात्मक होगा या तो शून्य हो सकता है। विस्थापन कुछ भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो वस्तु गमन करती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि आपसे जो विस्थापन दिया है, आपका जो विस्थापन है वो समानुपाती है किसके, समय के वर्ग के। तो समय के वर्ग के विस्थापन जो है समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पे आप चीज को एक चीज समझना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग लेते हैं विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय हो जाता है वेग। ठीक, और फिर अगर देखा जाए वेग बट्टे समय, तो वेग बट्टे समय हो जाता है त्वरण, एक्सीलरेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जरा देखिए, तो यहाँ पे क्या है, विस्थापन और किसके समानुपाती है, तो जो है समय के वर्ग के समानुपाती है। तो अगर देखा जाए यहाँ से एक समय लेंगे विस्थापन बट्टे समय तो ये वेग हो गया, फिर वेग के साथ अगर समय लिया जाए तो ये त्वरण हो जाएगा। इसका मतलब अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा अपना विस्थापन बट्टे समय का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका एक तरह से त्वरण हो जाएगा। क्यों, मीटर और यहाँ पे जो है ये आपका जो है टाइम का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, यही तो होता है आपका एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर विस्थापन जो है समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा तो ये त्वरण हो जाएगा। और कैसा त्वरण होगा, तो एक समान जो है त्वरण हो जाएगा। ठीक, एक समान त्वरण होगा। यहाँ पे वर्ग दिया है समय के वर्ग के, अगर यही खाली समय दिया होता, वर्ग नहीं किया होता तो ये वेग हो जाता। ठीक, अगर यहाँ पे केवल समय के अनुक्रमानुपाती लिखा होता तो वो वेग हो जाता, क्योंकि विस्थापन बट्टे समय जो होता है वो वेग होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, विस्थापन किसके अनुक्रमानुपाती है, तो ये बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समय के स्क्वायर के, समय के वर्ग के। तो समय के जब वर्ग का स्क्वायर करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये एक्सीलरेशन हो जाएगा। और कैसा एक्सीलरेशन होगा, यूनिफॉर्म होगा, एक समान त्वरण होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, एक समान त्वरण। ठीक है, त्वरण कुछ भी हो सकता है, त्वरण एक सदिश राशि है, तो त्वरण सदिश राशि होने के कारण जो है त्वरण का मान जो है कुछ भी हो सकता है, ये शून्य भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि त्वरण किस पर निर्भर कर रहा है, त्वरण जो है वेग पर निर्भर कर रहा है। ठीक, और वेग किस पर निर्भर कर रहा है, विस्थापन पे। विस्थापन का मान शून्य, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों पॉसिबल है, इसलिए जो है त्वरण भी तीनों हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी हो सकता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
अगला सवाल पूछ रहा है कि जो है मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से चल रहे हैं, मेरी गोल्ड राउंड झूले पर जो है सवारी का आनंद ले रहा है, इसे ज्ञात है कि वो लड़का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको जो है वो वेलोसिटी दे दिया गया है, आपको जो है 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, नियत चाल है, स्पीड आपको दे दिया गया है, ठीक। साथ ही साथ यहाँ बोल रहा है कि मेरी गोल्ड मतलब जो गोल गोल घूमने वाला होता है। तो जब भी कहीं पे आप गोल गोल घूमेंगे, होता क्या है देखिए, जब भी आप कोई चीज, यहाँ पे भले क्या हो कि आपकी जो चाल हो नियत हो, चाल क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, फिक्स है। लेकिन होगा क्या, जब आप बीच में चक्कर लगाते हैं तो होगा क्या कि जैसे आप यहाँ से चलेंगे तो ये दिशा इसकी बदलती जाएगी, फिर यहाँ पे आएंगे तो फिर ऐसे होगा दिशा, फिर ऐसे होगा दिशा। तो यहाँ पे क्या होगा, वेग लगातार क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो वेग होता है, वेग कैसा राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है, इसमें दो चीज होगा, एक तो इसमें जो है परिमाण होगा और दूसरा इसमें दिशा होगा, ठीक है। तो यहाँ परिमाण तो फिक्स है क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड दे दिया गया, लेकिन जरा दिशा देखिए तो जब भी आप राउंड में घूमेंगे तो क्या होगा, दिशा हमेशा बदलते रहेगा। तो दिशा हमेशा बदलने के कारण क्या होता है, वेग हमेशा किस में बदल जाता है, त्वरण में हो जाता है। तो अगर कोई भी चीज राउंड में चक्कर लगा रही है, गोले में चक्कर लगा रही है, ठीक, उसकी भले ही उसकी चाल वेग नियत हो, लेकिन वो क्या हो जाएगा, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लगातार उसका दिशा बदलते रहेगा। और वेग का दिशा या परिमाण दोनों में से कुछ भी बदल जाए तो बात बराबर है, अगर बदल गया तो क्या होगा, त्वरण हो जाएगा। तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन किसी भी तरह से हो सकता है, वो उसके परिमाण में भी बदलाव हो सकता है या फिर उसके दिशा में भी बदलाव हो सकता है, क्योंकि वेग सदिश राशि है, वो दोनों पर निर्भर करती है। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो बोल रहा है क्या वो विराम में होगा, नहीं, क्योंकि वहां पे दिया गया है, यहाँ पे चाल फिक्स है, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो शून्य तो हो नहीं सकता। बिना त्वरण के गमन कर रहा है, नहीं, त्वरण तो होगा ना। अगर कोई भी चीज गोले में चक्कर लगा रही है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होके ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसकी दिशा बार बार बदल रही होगी, भले उसकी चाल नियत हो। चाल नियत होने के बावजूद भी उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि उसकी दिशा बदल रही है। दूसरा त्वरित गति में है एकदम, ठीक है। ये क्या होगा, त्वरित गति में होगा। तो कोई भी चीज अगर गोले में चक्कर लगा रही है तो उसका जो क्या होगा, वो हमेशा उसका वेग नियत होगा, फिर भी क्या होगा, वो त्वरण कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी दिशा लगातार बदल रही होगी। इस तरह से गोले में चक्कर लगाते हुए किसी भी वस्तु का जो वेग होता है वो किस में बदल जाता है, वो त्वरण में बदल जाता है। तो गोले में चक्कर लगाते हुए किसी वस्तु का जो वेग होगा वो एक तरह से त्वरित गति होती है, ठीक, वो त्वरण उत्पन्न हो जाता है उसमें। एक समान वेग से गमन कर रहा है, ये तो सही है, एक समान वेग से गमन तो कर रहा होगा, लेकिन उसमें क्या है, वेग किस में बदल गया होगा, अब त्वरण में बदल गया होगा। क्यों, क्योंकि वेग की दिशा लगातार बदल रही होगी, ठीक। तो इस तरह से हम इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, हमारा त्वरित गति हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, जब भी कोई चीज राउंड में गोले में हम लोग चक्कर लगाएंगे, तो गोले में चक्कर लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पे हमेशा त्वरण हो जाएगा। त्वरण क्यों होगा, क्योंकि लगातार दिशा बदल रही होगी। जैसे यहां से चक्कर लगाना चाहेंगे तो आप इधर जाना चाहेंगे, लेकिन आपको जो है अभी केंद्रीय बल अपनी तरफ खींचेगा और आप इधर की तरफ आ जाएंगे, फिर यहां से ऐसे ही जाएंगे, तो बार बार आपकी दिशा क्या हो रही है, बदल रही होगी। तो बार बार दिशा बदलने के कारण क्या होगा, वेग में परिवर्तन हो जाएगा, और वेग में परिवर्तन को ही हम लोग त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर मेरी गो राउंड में अगर कोई झूला झूल रहा है राउंड शेप में, तो उसका क्या होगा, वेग नियत होते के बावजूद भी जो है उसमें त्वरण उत्पन्न हो जा रहा है, तो राउंड में त्वरित गति होगी। इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल पूछता है कि जो है वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को निरूपित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ बहुत तरह के होते हैं। एक ग्राफ होता है आपका जो है वीटी, ये समय हो गया, समय और वेग, ठीक है। v बराबर जो है वेलोसिटी होता है, वेग हो गया, टाइम मतलब समय हो गया अपना। तो बोल रहा है कि जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ये क्या दिखाता है आपको, इसका जो क्षेत्रफल होगा, जैसे मान लीजिए ये क्षेत्रफल है यहाँ पे, ठीक, ये मान लेते हैं 0 है, ये 5 है, ये 10 है, यहाँ पे 5 है, ये 10 है, ये 15 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। ये सेकेंड में है और ये मीटर में है सब। अब इसके द्वारा जो क्षेत्रफल घेरा गया, ये क्षेत्रफल आखिर क्या बता रहा होगा। तो हमेशा याद रखना कि वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा दूरी को दर्शाता है, वो हमेशा दूरी को दर्शाएगा, ठीक। क्या दर्शाएगा, तो हमेशा दूरी को दर्शाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पे समझिए, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर हो गया आपका, आप यहाँ पे ले सकते हैं जो है विस्थापन, या आप दूरी ले लीजिए, बट्टे जो है आप समय ले लीजिए, ठीक है।
अब देखिए जरा यहाँ पे, तो वेग और समय को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, वेग और समय अपना गुना हो गया, यहाँ पे क्या मिला आपको, दूरी मिला। यही तो बोल रहा है कि वीटी ग्राफ में जो है, जो वीटी ग्राफ होता है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या बताएगा, तो वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा किसको बताता है, दूरी को बताता है। ठीक, जितना क्षेत्रफल घेरेगा वो उसकी दूरी को बताता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे तो 10 10 10, यहाँ पे क्या होगा, 10 गुने 10, ये हो गया आपका 100 मीटर, ये दूरी को बताएगा। और दूरी को हम किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दूरी, और दूरी को हम लोग किस में मापेंगे, तो मीटर में मापेंगे। ठीक है। दूसरा चीज, अगर हमसे यहाँ पे प्रवणता पूछ लेता कि वीटी जो ग्राफ होता है, ये आपका जो है वीटी ग्राफ होता है, जो वीटी ग्राफ का जो प्रवणता होता है, ये प्रवणता जो है ये क्या दर्शाता है, तो वीटी ग्राफ में जो प्रवणता होती है वो हमेशा त्वरण को दर्शाता है, तो ये क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल, जो वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल आखिर किस भौतिक राशि को निरूपित करता है, तो वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो दूरी को निरूपित करेगा, क्योंकि जब आप वेग के साथ करेंगे तो वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाएगा, आपको दूरी देगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एम, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये दूरी को बता रहा है, ये आपके जो है डिस्टेंस को बता रहा है। ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अगर प्रवणता पूछ देता तो हम लोग क्या बताते, तब हम लोग प्रवणता के केस में हम लोग त्वरण लेते। अगर वीटी ग्राफ का बोलता कि वीटी ग्राफ में जो प्रवणता होती है वो क्या दर्शाता है, तो वो त्वरण को दर्शाता है। ठीक है, अगला सवाल दिया है फिर वीटी ग्राफ से है, तो वीटी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकल सकता है कि पिंड क्या है। तो यहाँ पे देखिए वीटी ग्राफ है, ये यहाँ पे समय है, यहाँ पे वेलोसिटी है। तो यहाँ पे क्या देखने में लग रहा है कि वेलोसिटी तो बराबर है, समय यहाँ पे बदल रहा है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, नियत है। तो यहाँ पे क्या है, वेग जो है आपका क्या है, यहाँ पे वेग जो है एक समान हो गया, यहाँ पे वेग जो है एक समान हो गया। ठीक, देखिए यहाँ पे वेग जो है एक समान हो गया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना वेग जो है एक समान हो गया, क्योंकि यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। फॉर से एग्जाम्पल मान लीजिए इसको हम 0 लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लिए होते और यहाँ पे ये अपना 10 होता है, यहाँ पे कहीं पे 15 होता, यहाँ पे कहीं 20 होता, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 5 होता, 10 होता, 15 और ये 20। यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये लगातार फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है कि ये जो वेग है इसका हमेशा 10 ही रह रहा है, यहाँ पे 10 मीटर सेकेंड 10 मीटर सेकेंड, भले समय बदलते जा रहा है लेकिन ये जो है वेलोसिटी इसकी बदल नहीं रही है। इसलिए क्या होगा, एक समान वेग होगा, यहाँ पे एक समान वेग। अगर हम लोग ये ही अगर ऐसा कुछ होता, ये अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा बन गया होता, अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा बना होता ये, तो ये कैसा होता, ये जो होता एक समान त्वरण हो जाता, एक समान त्वरण होगा। अगर हमसे कोई यही ग्राफ अगर कुछ ऐसे बना दिया जाता, अगर ये ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया जाता तो क्या होता कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले जो है थोड़ा धीरे धीरे करके जो है त्वरण बढ़ता और फिर घटता, तो यहाँ पे क्या होता, त्वरण घटते क्रम में हो जाता, यहाँ पे त्वरण जो है घटता। और अगर यही जो वेग कुछ ऐसा बना दिया जाता, अगर ये जो है वीटी ग्राफ आपका मान लीजिए कुछ ऐसा होता, ये क्या होगा, ये त्वरण बढ़ते क्रम में हो जाएगा। त्वरण है लेकिन कैसा, बढ़ते क्रम में। ये कैसा है, त्वरण है लेकिन घटते क्रम में। ये कैसा, एक समान त्वरण है। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, वेग एकदम फिक्स कर दिया गया, इसका मतलब क्या है, एक समान गतिमान होगा। ठीक है, और एक समान त्वरण गति से ये हो जाएगा, ये हो गया एक समान त्वरण गति से। अगर बोलता बढ़ते क्रम वाला, तो बढ़ते क्रम वाला ये होगा आपका। ठीक, बढ़ते क्रम के लिए इसको रखते हैं हम लोग, ये हो गया आपका जो है बढ़ते क्रम के लिए हम लोग ये ग्राफ को निरूपित करेंगे। और अगर बोलता कि घटते क्रम में, तो घटते क्रम में ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो है वीटी ग्राफ आपको जो है समझना पड़ेगा, कि ताकि जो है जब भी कोई ग्राफ से रिलेटेड सवाल आए तो आप आसानी से उसको बता सके। चलते अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे जो है 4 ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रहे हैं, और इनके दूरी समय ग्राफ दर्शाए गए हैं। ठीक है, तो दूरी और समय का जो है ग्राफ दर्शाया गया है, दूरी है और अपना समय है, मतलब ये अपना t हो गया, ये अपना t हो गया। तो ये दूरी और समय का जो है ग्राफ दर्शाया गया है। तो ठीक है, दूरी समय का ग्राफ दर्शाया गया यहाँ पे। ठीक नहीं, ये हो गया अपना डिस्टेंस हो गया, और ये अपना हो गया अपना समय।
तो जब भी दूरी और जो समय का ग्राफ होगा, अपना जो डिस्टेंस होगा, ये हमेशा क्या बताता है, ये हमेशा वेग को बताता है। ये क्या बताएगा, वेग को बताएगा, ठीक। ये हमेशा जो है वेलोसिटी को बताता है। तो दूरी और जो समय का ग्राफ होता है वो हमेशा वेलोसिटी को बताता है। और ये क्या होता है, जो प्रवणता होती है इसकी, ये जो प्रवणता होती है यही वेग को निर्धारित करता है। तो होता क्या है कि प्रवणता जितना अधिक होगा, मतलब इसका एंगल जितना अधिक होगा, थीटा का मान जितना अधिक होगा, उतना ही ज्यादा जो है उसका वेग अधिक होगा, ठीक। तो हमको इसमें थीटा का मान देखना है कि थीटा का मान किसका अधिक हो सकता है। तो यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है कि ये थीटा सबसे कम है। यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, ये थीटा वन जो है सबसे कम है। चूंकि थीटा वन सबसे कम है, इसका मतलब v का वेलोसिटी क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। उसी तरह से देखिए तो यहाँ पे जो है थीटा टू है, ये थोड़ा अधिक है, तो b से अधिक इसका हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका थीटा थ्री हो जाएगा, थीटा थ्री का वेग और अधिक हो जाएगा। जबकि यहाँ पे देखिए आप जो है ये सी का देख लीजिए आप, तो सी का सबसे अधिक होगा, तो सी का अगर देखा जाए तो आपका थीटा फोर हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए कि थीटा फोर जो है इसका अधिक हो गया थीटा थ्री से, और थीटा थ्री का अधिक है थीटा टू से, और थीटा वन का सबसे कम है। तो यहाँ पे वेग सबसे अधिक इसका हो जाएगा, सी का, क्योंकि इसका जो है वैल्यू जो है थीटा का मान सबसे अधिक है, इसकी प्रवणता सबसे अधिक है। तो जिसका थीटा का मान अधिक होता है वो क्या समझेंगे, उसका जो है वेग सबसे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू सबसे अधिक किसका है, सी का है, इसलिए अधिक होगा। और सबसे कम किसका है, तो यहाँ पे बी का जो है सबसे कम है, इसलिए बी का वेलोसिटी सबसे कम हो जाएगा। तो क्या दिया है, कार ए की चाल कार डी से अधिक है, नहीं डी का अधिक है, डी का अधिक है, ए का कम है, ए नीचे है ना, तो ए का कम हो जाएगा, डी का अधिक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा अपना। फिर जो है कार बी सबसे धीमी है, कार बी जो है सबसे धीमी, एकदम सही, कार बी जो है सबसे धीमी है, क्योंकि कार बी का जो है थीटा का मान सबसे कम है, इसकी प्रवणता सबसे कम है, तो जिसकी प्रवणता कम होगी उसकी गति भी सबसे कम होगी। कार डी की चाल कार सी से अधिक है, कार डी की चाल सी से अधिक है, नहीं सी का अधिक होगा डी का कम होगा, ये गलत है। फिर जो है कार सी सबसे धीमी है, कार सी नहीं, कार सी सबसे तेज है, कार सी का वेग सबसे अधिक है क्योंकि उसका थीटा का मान सबसे अधिक है, प्रवणता सबसे अधिक है, तो सी का वेग सबसे अधिक है ना कि कम है, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो अपना ऑप्शन जो है बी सही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बी सबसे धीमी है, बी सबसे धीमा है क्योंकि इसका थीटा का मान सबसे कम है, और आपका जो है सी का वैल्यू सबसे अधिक होगा, सी का वेग सबसे अधिक होगा क्योंकि इसका थीटा का मान सबसे अधिक है। तो इस तरह से हम लोग इसको देख के समझ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया गया, चित्र का जो है कौन सा ग्राफ एक समान गति को निरूपित करता है, तो एक समान गति बताना है हम लोग को, एक समान गति। तो गति का जो गति के लिए जो ग्राफ होता है वो दूरी और समय का होता है। तो दूरी और समय का ग्राफ दिया है, देखिए यहाँ पे दूरी और समय। तो जैसे जैसे जो है दूरी बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी देखिए, जैसे जैसे जो है दूरी बढ़ रहा है वैसे वैसे समय भी बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा अपना जो है एक समान है। ये जो है क्या होगा, एक समान गति हो जाएगी, एक समान गति। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दूरी और समय क्या हो गए, एक दूसरे के समानुपाती हो गए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा वैसे वैसे दूरी में बढ़ोतरी हो रही है, ये हो जाएगा अपना। यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले बढ़ रहा होगा, ये जो है पहले बढ़ता है और फिर क्या होगा, यहाँ पे जो है एक समान होने जा रहा है, फिर जो है ये देखिए जो है फिर जो है ये नियत हो जाएगा, फिर जो है नियत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये बढ़ते क्रम में है, ये बढ़ते क्रम में है तो ये बढ़ते हुए हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक समान दूरी है, ये तो स्थिर हो गया ना, ये स्थिर हो गया, यहाँ पे कुछ गति नहीं हो पाएगी, ये अपना स्थिर हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए हमसे एक समान गति की बात कर रहा है, तो एक समान गति हम इसको बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दूरी अपने समय के जो है समानुपाती है, जैसे जैसे समय में चेंजेस आ रहा है दूरी भी उसी अनुपात में बढ़ रही है, ठीक। तो एक समान रूप से बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है कि बहुत तेजी से पहले बढ़ता है और फिर एक समय बाद जाके नियत हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, पहले धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, एक समान रूप से जो है बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, पहले कम था धीरे धीरे अधिक होते जा रहा है। यहाँ पे क्या है, एक स्थिर हो गया, यहाँ पे एकदम नियत है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा आपका, स्थिर हो जाएगा ये। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है, तो ये आपका जो है वेग हो गया, ये हमारा जो है टाइम यानी समय हो गया। तो बोल रहा है इसकी प्रवणता क्या दर्शाता है, तो वेग और समय। तो वेग और समय की जो प्रवणता होती है वो हमेशा त्वरण को दर्शाता है।
ये हमेशा एक्सीलरेशन को दर्शाता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन को दर्शाता है, त्वरण को दर्शाता है। और हम लोग को पता है कि त्वरण जो है, त्वरण कैसा है, त्वरण एक जो है सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि है, जिसके कारण क्या होगा कि इसमें जो है परिमाण और दिशा दोनों का दोनों होगा। त्वरण में जो है परिमाण दिशा दोनों के दोनों होगा। और त्वरण किस पर निर्भर करता है, तो वेग परिवर्तन पे, वेग में जो परिवर्तन हो रहा है। और वेग किस पर निर्भर करता है, विस्थापन पे। और विस्थापन का मान कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से त्वरण भी क्या हो सकता है, त्वरण कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक। जो नेगेटिव त्वरण होता है उसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन बोलते हैं या मंदन बोलते हैं। चाल हो गया आपका जो है, आप दूरी बट्टे समय ले सकते हैं, मीटर पर सेकेंड हो सकता है। और ये कैसा है, ये अदिश होता है, अदिश होता है। विस्थापन, विस्थापन हम लोग को पता है कि क्या होता है, विस्थापन जो है ये न्यूनतम दूरी है। विस्थापन क्या है, तो न्यूनतम दूरी है। और विस्थापन के साथ क्या खासियत है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन सदिश है। और विस्थापन सदिश है, इसका मतलब जीरो, नेगेटिव और ये पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें दिशा भी चेंज हो जाएगा, तो दिशा चेंज हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दूरी के साथ क्या खासियत है कि दूरी या तो देखिए या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। दूरी के साथ ये है, या तो दूरी जो है पॉजिटिव हो सकता है या तो दूरी जो है आपका जो है जीरो हो सकता है, ठीक। दूरी क्या है, तो एक अदिश राशि हो जाएगा, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग को पूछेगा कि वेग और समय, वेग और समय का जो ग्राफ होता है वो किसको निरूपित करता है, तो वेग और समय का जो है जो ग्राफ होता है उसकी जो प्रवणता होती है वो हमेशा जो है त्वरण को दर्शाएगा। तो ये त्वरण बताएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेट क्या होगी यहाँ पे, आगे क्यों नहीं जा रहा है। एक मिनट जरा मूव की। चलिए अगला सवाल है अपना। अगला सवाल पूछ रहा है कि नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होंगे। तो दूरी और विस्थापन कब बराबर हो सकता है, हम लोग को पता है कि दूरी और विस्थापन में क्या संबंध है कि जब भी दूरी की बात की जाए तो दूरी या तो जीरो होगा या तो जो है दूरी अधिकतम होगा, धनात्मक होता है। जबकि विस्थापन के साथ क्या खासियत है कि विस्थापन जो है कुछ भी हो सकता है, शून्य भी, ऋणात्मक भी और धनात्मक भी हो सकता है। दूरी हमेशा जो है कितना पाथ कवर किया गया है, कितना दूरी चली गई है, कितनी लंबाई है, कितनी लंबाई को कवर किया गया वो दूरी कहलाता है। जबकि विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम, दो बिंदुओं के बीच में न्यूनतम जो पाथ होता है, जो लंबाई होता है उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि ऐसा कौन सी स्थिति आ सकती है जहां पे विस्थापन और दूरी क्या हो, बराबर हो जाए। तो ये तभी हो सकता है जब क्या हो, एक सरल रेखीय गति हो। जब गति कैसा हो, एक एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि जो है कब ऐसा बराबर हो सकता है, दूरी और जो है विस्थापन कब बराबर हो सकते हैं। तो ये तभी संभव है जब क्या हो, एक जो है सरल रेखीय गति हो। सरल रेखीय गति है मतलब कोई पॉइंट ए से शुरू कर रहा है, यहाँ पे जा रहा है, बी है, फिर यहीं पे जो है सी तक जा रहा है। ऐसे केस में जो है आपका जो है यहाँ पे मान लीजिए ये जो है 100 मीटर है, यहाँ पे मान लेते हैं 50 मीटर है। इस केस में क्या होगा कि हमारा जो दूरी होगा वो क्या हो जाएगा, 150 मीटर का हो जाएगा। और विस्थापन भी क्या होगा, ये भी जो है 150 का हो जाएगा, ठीक। तो जब भी कोई सरल रेखा में गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा तो विस्थापन और दूरी जो है हमेशा
बराबर होंगे। और अगर यही कुछ ही इसका पाथ अगर कर्व हो जाता, परवलयाकार होता, वक्राकार हो जाता या फिर गोलीय हो जाता तो इसका मान बदल जाता। लेकिन सरल रेखा में क्या होगा, दूरी और विस्थापन हमेशा बराबर होगा। तो कैसा होना चाहिए, तो यदि कार सीधी सड़क पर गमन करे, ये वाला, जब कोई कार जो है, गाड़ी जो है सीधी रेखा पे गमन करेगी तो उस केस में क्या होगा कि आपका दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाएगा। वृत्ताकार पथ में क्या होता है, तो वृत्ताकार पथ में क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपको दूरी तो मिल जाएगी, दूरी आपको पॉजिटिव मिल जाएगी, लेकिन आपका जो विस्थापन होगा, विस्थापन क्या होगा यहाँ पे जीरो हो जाएगा। विस्थापन के केस में हमेशा जीरो हो जाएगा। लोलक की इधर उधर की गति, इसमें भी क्या होगा, लोलक की इधर उधर वाली गति में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विस्थापन जीरो हो जाता है, क्योंकि वस्तु जहां से अपनी गति शुरू करती है फिर वहीं पे आ जाती है, विस्थापन शून्य हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो गति करते हैं या ग्रह जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यहाँ भी विस्थापन शून्य हो जाता है। तो कोई भी अगर वृत्ताकार पाथ में गति कर रही है, चाहे वो गति कैसी भी हो, चाहे वो गति जो है वृत्ताकार पाथ में जो है कोई मौत के कुएं में जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं वहां पे विस्थापन जीरो हो जाएगा, या फिर जो है लोलक होता है, लोलक जो है इधर से पेंडुलम जो होता है एक बार यहाँ गति करेगा फिर वापिस आएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापिस आएगा, इस तरह से जो है जो गति करते हैं तो यहाँ पे विस्थापन क्या होगा, शून्य हो जाएगा। या सूर्य जो है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जैसे ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं तो उनकी भी गति क्या हो जाएगी, उनका जो विस्थापन होगा हमेशा शून्य होगा, जो भी वृत्ताकार मार्ग में गति करेंगे, क्योंकि जहां से शुरू किए वहीं पे आके वो फिर से आके खत्म कर रहे हैं अपने। तो इस तरह से जो है उनका डिस्टेंस जो कवर होगा, ठीक, वो डिस्टेंस तो वो कुछ ना कुछ कवर कर ही लेंगे, लेकिन विस्थापन हमेशा क्या होगा, जीरो हो जाएगा उनके इसमें। तो इस तरह से सरल रेखा में अगर गति करेंगे तभी ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है कि दूरी और विस्थापन क्या हो, बराबर हो जाए। बाकी सभी केसों में दूरी आपको धनात्मक मिल जाएगी, लेकिन चांसेस है कि विस्थापन का मान क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। बाकी वाले केसों में या तो कम हो जाएगा दूरी से, दूरी जो है हमेशा जीरो या फिर ऋणात्मक हो जीरो या तो धनात्मक होगा, जबकि विस्थापन कुछ भी हो सकता है। चलिए अगला वाला सवाल है, एक सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है। त्वरित गति है, त्वरित गति मतलब क्या हो रहा है, त्वरित गति का मतलब होता है कि उसमें क्या हो रहा, वेग हमेशा बदल रहा होगा, वेग हमेशा बदलते रहना चाहिए, वेग हमेशा एक समान रूप से बदल रहा होगा, जिसके कारण क्या होगा, उसमें गति जो है त्वरित गति हो रही है, ठीक। तो वेग क्या होगा, बढ़ता रहेगा, वेग जो है बदलता रहा होगा। तो कैसा होना, इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, तो त्वरित गति है तो चाल परिवर्तित होती रहेगी, ऑब्वियस है, बिना इसके चाल परिवर्तित नहीं होगी तो त्वरण कैसे होगा, ये सही है। चाल का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, वेग में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, तभी त्वरित गति होगी। इसका वेग सदैव जो है परिवर्तित होता रहता है, हाँ वेग भी लगातार बदलता रहेगा, वेग बदलेगा तभी तो त्वरित गति हो जाएगा। दूसरा, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है। देखिए अब पृथ्वी से दूर जाने वाला केस लीजिए, पृथ्वी से कोई भी वस्तु दूर जाना चाहेगी तो भी जा नहीं पाएगी, क्योंकि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो उसमें कितना भी जो है त्वरण आ जाए, क्या करेगा, पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगा के उसको अपनी तरफ खींचना चाहेगा, तो पृथ्वी से कोई वस्तु दूर नहीं जा सकती। तो यहाँ पे यही वाला जो है गलत हो जाएगा, लेकिन हमसे गलती पूछा था, इस तरह से सही हो जाएगा। हमसे यही पूछा जा रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, वो सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये गलत है, वो पृथ्वी के नजदीकी आएगा, उसको लगातार पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी तरफ खींचना चाहेगी। दूसरा, इस पर सदैव एक बल कार्य करता, हाँ पृथ्वी पे अगर कोई भी त्वरित गति कर रहा है तो उस पर एक बल काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल एक वस्तु पे हमेशा कार्य करते रहता है, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये तीनों के तीनों सही हैं। कौन सा गलत है इसमें, तो ये गलत है कि पृथ्वी से दूर जाएगा, पृथ्वी से दूर नहीं जा सकता। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा यही गया कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये सही हो जाएगा। तो बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। अगला पूछा है, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा में परिवर्तित, किसके दिशा के विपरीत होता है। तो नकारात्मक त्वरण की बात कर रहे हैं और यहाँ पे पूछ रहा है किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो हमेशा याद रखना है कि हमेशा याद रखना है कि जो वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं, ठीक। तो वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो इसका मतलब वेग किस पर अपना जो त्वरण है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वेग पे निर्भर कर रहा है, ठीक। तो अगर वेग ऋणात्मक हो जाए, वेग की गति क्या, वेग धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए, तो हमारा त्वरण भी क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मतलब अगर हमसे पूछे कि नकारात्मक त्वरण के लिए कौन जिम्मेदार है, तो हम लोग बोलेंगे वेग। इसकी किसकी दिशा के विपरीत होगी, तो वेग की दिशा के
विपरीत होगी। फोर्थ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए पहले कोई 40 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा था, फिर इसकी गति जो है 30 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 20 हो गया, और फिर आगे चल के जो है 10 हो गया। ये क्या हो गया? ये नकारात्मक हो गया, नहीं, क्योंकि गति देख रहे हैं लगातार कम हो रहा है, वेलोसिटी इसकी लगातार कम होते जा रही है। तो वेलोसिटी लगातार कम होते जा रही है, ठीक, और वेग में तो परिवर्तन हो ही रहा है लगातार। देखिए 40 है, 30 है, 20 है, 10 हो गया, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये त्वरण हो गया। और दूसरा इसमें क्या होगा? नकारात्मक हो रहा है, देखिए धीरे धीरे घट रहा है, घट रहा है। तो घटने के कारण क्या हो जाएगा? हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये घट जा रहा है, इसके मतलब कि ये जो है नकारात्मक त्वरण हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वेग के दिशा के विपरीत क्या होता है? अपना त्वरण हो जाएगा, ठीक, नकारात्मक त्वरण। और हम लोग को पता है कि जो है जो वेग होता है, वेग हमेशा किस पर निर्भर करेगा? तो ये जो है विस्थापन, विस्थापन बट्टे समय, आपने कितना जो है, या दूरी बट्टे आप समय को ले सकते हैं। तो दूसरा जो है अपना बल की बात करेंगे तो ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड हो गया। बल के केस में हम लोग क्या करते हैं? तो बल इक्वल एफ इक्वल टू जो है एम इंटू ए होगा। तो यहाँ पे मास और त्वरण हो जाएगा, और इसका मात्रक लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे? न्यूटन, नहीं, इसका मात्रक हम लोग न्यूटन लेते हैं। और एक होता है आपका जो है, हम लोग पहले पढ़े थे, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के, नहीं, ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, और इसका डाइन सीजीएस मात्रक होता है। गति हम लोग उसी तरह से दे सकते हैं, ना, स्पीड इक्वल टू दूरी बट्टे आप समय को ले सकते हैं, दूरी बट्टे समय को ले सकते हैं। दूरी हमेशा क्या होगा? मीटर में लेंगे हम लोग, इसको मीटर में मापते हैं हम लोग, और दूरी हमेशा क्या होगी? या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमसे पूछेगा नकारात्मक त्वरण किसके दिशा के विपरीत होगा, तो हम लोग बोलेंगे वेग के दिशा के विपरीत होगा। नकारात्मक त्वरण जो है वेग की दिशा के विपरीत होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, क्या कहलाता है? तो देखिए प्रत्येक वस्तु में एक गुण होता है कि वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में वो बने रहना चाहती है। अगर वो गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहेगी, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा के उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास न किया जाए। इसी को हम बोलते हैं गति का पहला नियम, या फिर जो इसी को हम बोलते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया इसी को हम लोग बोलते हैं। तो यही हो गया अपना जड़त्व। जड़त्व जो है इनर्शिया हो गया अपना लॉ ऑफ इनर्शिया, जो वस्तु जिस अवस्था में उसी अवस्था में बने रहना चाहती है थ्रू आउट द टाइम पीरियड, जो है जब तक कि उसकी अवस्था परिवर्तन के लिए आप उसमें कोई बल ना लगा दें, ठीक है। और बल क्या हो गया? तो बल एक तरह से जो है बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने की चेष्टा करे, प्रयास करे, ठीक है। बल कुछ भी हो सकता है, बल का मान जो है बल 0 भी हो सकता है, बल ऋणात्मक भी हो सकता है, और बल धनात्मक भी हो सकता है। संवेग, संवेग m इंटू वी होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान गुने आपका जो है वेग हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा आपका केजी, और मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऊर्जा जो है एक तरह से जो है कार्य करने की जो क्षमता होता है, ठीक है। आप जो है ऊर्जा हो गया अपना, तो इसको हम लोग जो है जूल में मापते हैं, ठीक। और ऊर्जा की जो है बहुत सारी और भी जो इसके यूनिट होते हैं, इसका जो मैक्सिमम यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं जूल होता है। कार्य और ऊर्जा के लिए हम लोग जूल का इस्तेमाल करेंगे। और जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व निर्भर करता है आपके द्रव्यमान पर, ये मास पर निर्भर करता है, इसको आपको याद रखना है। पूछेगा जो है जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो बोले जड़त्व मास पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे निर्भर करता है। मतलब जिसका जड़त्व जितना मास जितना अधिक होगा उसमें जड़त्व का गुण उतना अधिक पाया जाएगा। मतलब उसको मूव करने के लिए, उसकी अवस्था को परिवर्तन करने के लिए आपको अधिक बल लगाना पड़ेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, दूरी शून्य है, तो वस्तु का विस्थापन बताइए। तो अगर वस्तु की दूरी शून्य हो जाए तो विस्थापन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग को पता है कि दूरी जो है ऑलमोस्ट क्या होता है, दूरी या तो जो है अधिक होता है या तो बराबर होता है आपके विस्थापन के। अब जब दूरी 0 हो जाएगा तो जाहिर सी बात है विस्थापन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये शून्य हो जाएगा। तो दूरी और विस्थापन क्या होगा? अगर दूरी 0 हो गया तो विस्थापन भी अपने आप 0 हो जाएगा, ठीक है।
दूरी का जो न्यूनतम मान वो शून्य ही हो सकता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक में जा सकता है। तो ये हो गया अपना, ये जहां तक बात रही ऋणात्मक में, यह विस्थापन के साथ पॉसिबल है, विस्थापन हो सकता है। ठीक, विस्थापन शून्य जो है, शून्य दोनों हो सकते हैं, आपका दूरी भी शून्य हो सकता है, आपका विस्थापन भी शून्य हो सकता है। तो दूरी और विस्थापन दोनों शून्य हो सकते हैं। धनात्मक के केस में जो है दूरी भी धनात्मक हो सकता है और विस्थापन भी धनात्मक हो सकता है। ठीक है, सही बात ये जो है ये दूरी के केस में है कि दूरी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से देखा जाए, हमसे पूछा जा रहा था कि अगर दूरी को शून्य कर ले तो विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन होता क्या है, न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी क्या है, शून्य है, तो न्यूनतम विस्थापन क्या हो जाएगा, अपना विस्थापन का मान भी शून्य हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, तो विस्थापन बट्टे समय हो गया। विस्थापन बट्टे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ठीक है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे, ये अपना वेग हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन में वेग, यहाँ पे गति बराबर हो जाता आपका दूरी बट्टे समय हो जाता। वेग के लिए हम लोग विस्थापन का इस्तेमाल करेंगे, विस्थापन बट्टे समय। त्वरण के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेग बट्टे समय, वेग बट्टे समय इस्तेमाल करते, और मात्रक में लिखते हैं एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मीटर सेकेंड, यहाँ भी लिखते हैं मीटर सेकेंड, और दूरी को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो विस्थापन के परिवर्तन की जो दर होगी, विस्थापन परिवर्तन की दर को ही हम लोग वेग बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाएगा, किसी पिंड का वेग जो है समरूप यानी जो है एक समान कब कहा जाएगा। तो देखिए होता है क्या, आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि वेग है क्या चीज। तो वेग एक सदिश राशि है। ठीक, अब अगर वेग एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसमें दो चीज होगा, एक होगा इसमें जो है परिमाण और एक होगा इसमें दिशा। तो मतलब वेग के दो घटक है, एक परिमाण और दिशा। अगर ये दोनों स्थिर हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, वेग समरूप है। तो बस यही करना, वेग का सिर्फ जो है मान नियत हो नहीं, वेग की दिशा नियत हो नहीं, दोनों पे निर्भर करता है ना, तो वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, ये हो जाएगा। ठीक, तब ऐसा होगा, परिवर्तनशील ना हो, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप कब बोलेंगे, जब उसका वेग का मान और दिशा, मतलब परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, नियत हो जाए। तो दोनों जब नियत हो जाएगा तब उसको हम बोलेंगे समरूप। क्यों? क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और वेग में दो घटक होता है, परिमाण और दिशा, तो दोनों का नियत होना जरूरी है, तभी हम उसको समरूप कहेंगे। दोनों में से अगर कोई भी बदल जाएगा तो समरूप नहीं होगा। ठीक, बढ़ते या घटते क्रम में बदल जाएगा वो। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है तत्कालीन वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब, तो तत्कालीन वेग और औसत वेग का बराबर कब हो सकता है, तो तत्कालीन और औसत वेग बराबर कब हो सकता है, जब उसमें क्या हो जाए, जब उसमें किसी भी तरह का कोई त्वरण ना हो, त्वरण शून्य हो जाए। जैसे अगर गति जो है पहले 20 मीटर पर सेकेंड है, फिर जो है 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए, फिर अगले वाले में भी 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए। अगर ऐसा कोई हो रहा है, मान लीजिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है, गति गति क्या हो रहा है, बार बार ऐसा चल रहा हो, जैसे पहले क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर जो है 20 मीटर पर सेकेंड, फिर जो है 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, तो अब इसका अगर औसत निकालेंगे तो क्या होगा, 20 प्लस 20 प्लस 20 बट्टे 3, 60 बट्टे 3, 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देख रहे हैं औसत वेग और प्रारंभिक वेग दोनों क्या हो रहा है, आपका जो है औसत वेग और तत्कालीन वेग दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहे हैं। कब ऐसा हो रहा है, जब उसका त्वरण शून्य हो जाए। देखिए यहाँ वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वेग में परिवर्तन होगा तभी तो त्वरण कहलाएगा, लेकिन वेग तो नियत है, यहाँ पे 20-20-20 हो रहा है। इसलिए अगर आपको तत्कालीन और औसत वेग अगर बराबर चाहिए, इसका मतलब त्वरण क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, क्योंकि त्वरण के रहते हुए कभी भी औसत वेग और आपका जो है तत्कालीन वेग कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ठीक, और अगर एक
वृत्त में चल रहा हो, अगर वृत्त में कोई गति करेगा तो वृत्त में जब भी कोई चीज गति करती है तो क्या होता है, वो त्वरित हो जाता है। ठीक, तो वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अगर बोल रहा है परिवर्तित त्वरण हो, अगर परिवर्तित त्वरण में लगातार बदलाव हो रहा होगा तो जाहिर सी बात उसमें वेग में भी बदलाव हो रहा होगा। और एक समान त्वरण होगा तो जाहिर सी बात अगर त्वरण है तो हाँ वेग लगातार बदल रहा होगा, तो कभी भी कोई चांस नहीं बनता कि औसत वेग और तत्कालीन वेग एक बराबर हो जाए। तो वेग का औसत और तत्कालीन वेग का बराबर होने की एक शर्त है कि आपका त्वरण का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तभी ये पॉसिबल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है जो है किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है तो पिंड क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे विस्थापन दिया है आपका, ये हो गया आपका विस्थापन, और ये आपका जो है समय के अनुकरणोपाती है, ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका जो है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक, और यही तो कहलाता है आपका वेलोसिटी, यही कहलाता है आपका वेग। तो इसका मतलब क्या होगा, विस्थापन अगर समय के समानुपाती हो तो वहां पे क्या होगा, वेग होगा, और वेग कैसा होगा, समरूप होगा, एक समान होगा, तो एक समान वेग हो जाएगा। समरूप त्वरण के लिए क्या होना चाहिए था, समरूप त्वरण के लिए जो है, समरूप त्वरण के लिए होना चाहिए था आपका जो है विस्थापन समय के वर्ग के होना चाहिए था, समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए था। समय के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता तो वहां पे समरूप त्वरण हो जाता। और ऋणात्मक के लिए क्या होना चाहिए था, कि यहाँ पे जो है घटते क्रम में वेग का होना चाहिए था। ठीक, घटते क्रम में वेग होना चाहिए था, तब जाके क्या होता है कि आपका जो है त्वरण ऋणात्मक हो जाता। तो इस तरह से हमसे पूछा गया विस्थापन समय के समानुपाती होगा तो इस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब समरूप एक तरह से वेग हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होगी। तो मुक्त अवस्था है, मुक्त अवस्था मतलब ये जो है आपका फ्री फॉल वाली स्थिति है, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल मतलब मुक्त अवस्था वाली कौन सी स्थिति होती है, इस केस में क्या होता है, जो आपका वेट होता है, जो आपका वेट होता है वो क्या होता है, वेट जो है नेग्लेज होता है, वेट यहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक, वेट आपका जीरो हो जाता है, और यहाँ पे किस पे वैल्यू करता है, यहाँ पे मान रखता है आपका जो है, यहाँ पे जो है जी का, यहाँ पे सब कुछ जो है जी पे डिपेंड करता है। ठीक, और जी तो जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, गुरुत्वीय जनित त्वरण होता है। तो पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचना चाहती है, तो जब वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींचना चाहेगी तो वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन होगा। अब जो वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है किस कारण हो रहा है, क्योंकि उस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अब चूंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। लेकिन ये जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु के ऊपर लग रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं गुरुत्व जनित त्वरण बोलते हैं। तो जी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग जो है गुरुत्वीय जनित त्वरण बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब देखेंगे तो ये भी क्या होता है, कि किसके होता है, मीटर और सेकंड का स्क्वायर है, मतलब आपका जो है दूरी, और आप देखिए यहाँ पे जो है सेकंड का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि जो है जो गिर रहा होगा वो किसके समानुपाती होगा, तो जो उसके गिरने की जो है उसकी जो दूरी होगी किसके समानुपाती होगी, तो दूरी यहाँ पे देख रहे हैं किसके समानुपाती है, यहाँ पे टाइम के, समय के। तो समय के जो है आपके जो है वर्ग के, तो गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होगी। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा जब भी कोई फ्री फॉल वाली स्थिति होती है तो वहां पे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। ठीक, तो वहां पे ग्रेविटी आपका जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आप वहां पे फॉर्मूला लगाएंगे, जी वाला लगाएंगे, और जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूरी किस पर निर्भर कर रहा है, वो आपके सेकंड पे निर्भर कर, लेकिन सेकंड के किस पे, स्क्वायर पे, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो समय के वर्ग पे निर्भर करेगा। मतलब जितना ज्यादा जो है समय उसको लगेगा उसका वेग उतना बढ़ता जाएगा, उसका त्वरण उतना बढ़ता जाएगा, उसकी दूरी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, नहीं, दूरी में लगातार जो है वृद्धि होती जाएगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। गति का दूसरा समीकरण किसके बीच में संबंध बनाता है, तो गति का आपके पास गति के तीन समीकरण होते हैं, एक है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक होता है आपका s इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ AT² और एक होता है आपका V² U² और 2AS। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पहला वाला जो होता है, यहाँ पे पहला और अंतिम को देखिए क्या है, वेग। तो ये किसका बीच में संबंध बताता है, वेग और समय। वेग और समय के बीच में संबंध बताएगा। यहाँ पे देखिए ये आपका जो है विस्थापन है S, दूरी, और यहाँ पे जो आपका टाइम है, तो ये क्या होगा, ये विस्थापन, ये बताएगा आपको जो है विस्थापन और समय के बीच में बताएगा, विस्थापन और समय के बीच में बताएगा। तीसरा वाला देखिए यहाँ पे क्या है, वेग है, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, विस्थापन है। तो ये क्या बताएगा, वेग और विस्थापन के बीच में संबंध बताएगा, वेग और विस्थापन के बीच में संबंध बता रहा है। तो वेग और विस्थापन का आपको क्या करना है, पहला और अंतिम वाला देखना है। तो v है और लास्ट में देखिए t है, तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप शो करेगा। ये जो है हमारा देखिए यहाँ पे, ये पहला और लास्ट को देखिए, तो पहला वाला देखिए यहाँ पे v है और ये अपना t है, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशनशिप शो करेगा। दूसरा है आपका जो है यहाँ पे देखिए s और यहाँ पे t है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी जो है विस्थापन और टाइम के बीच में संबंध दर्शाएगा। यहाँ पे देखिए v और s है, तो वेलोसिटी और आपका जो है विस्थापन के बीच में संबंध को दर्शाएगा। तो हमसे पूछ रहा है दूसरा वाला समीकरण, दूसरा मतलब ये विस्थापन और समय, तो विस्थापन और समय के बीच में संबंध बताएगा। तो यहाँ पे विस्थापन मतलब ये आएगा, स्थिति आएगा, स्थिति होता है आपका विस्थापन होता है, स्थिति क्या होता है, विस्थापन होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्थिति लेके चलेंगे। तो ये जो है दूसरा समीकरण विस्थापन और समय के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो चाल के साथ इसकी गति, तो चाल और गति कौन बताएगा, तो चाल और गति हमेशा वेग बताएगा। ठीक, वेग क्या करता है, वेग जो है आपको चाल और गति दोनों बता सकता है। ठीक, वेग के साथ क्या खासियत है कि वेग जो है इसमें दोनों चीज है, इसमें आपका जो है परिमाण भी है और आपकी दिशा भी है। ठीक है, तो परिमाण और दिशा होने के कारण क्या होता है, जबकि चाल वगैरह में क्या होता है, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा की बात नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ठीक, तो इस तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि चाल और गति जो है किसके द्वारा निरूपित की जा सकती है, तो हम बोलेंगे वेग के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ठीक, तो वेग दोनों बता सकता है, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और हमेशा वेग क्या है, तो वेग एक सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। संवेग भी क्या है, तो संवेग भी ये m×v होता है, ये भी एक तरह का जो है सदिश राशि है। तो आपका संवेग भी क्या है, एक सदिश राशि है, और इसके लिए होगा आपका, इसका मात्रक पूछेंगे तो हो जाएगा अपना kg मीटर सेकेंड हो जाएगा। विस्थापन भी क्या है, विस्थापन अपना सदिश राशि है, सदिश है, और इसके लिए अपना क्या होगा, मीटर हो जाएगा। बल क्या है, बल भी अपना जो है सदिश है, और F होता है ma। ठीक है, तो अपना kg हो गया, मीटर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन कह लीजिए आप, इसको न्यूटन कह लीजिए आप। ठीक, तो इस तरह से हो गया। इस तरह से देखा जाए तो हमसे पूछेगा कि जो है चाल और उसकी गति को कौन निर्दिष्ट करता है, तो चाल और गति को निर्दिष्ट करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा अपना वेग। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद से निरूपित करेंगे। ठीक है, तो कोई एक दिशा में, देखिए यहाँ पे दिशा दे दिया, एक दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को, तो हमको पता है कि हमेशा जो वेग होता है, वेग क्या था, वेग एक जो है, वेग एक सदिश राशि है, और जिसमें क्या होगा, दो चीज होगा, एक दिशा भी होगा और एक परिमाण भी होगा। देख रहे हैं यहाँ, दिशा और परिमाण दोनों होगा। यहाँ पे देखिए दिशा मेंशन किया हुआ है। ठीक, और बोल रहा है कि जो है एक वस्तु जो है एक निश्चित दिशा में बढ़ रहा है, तो उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम लोग वेग इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे वेग का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिशा मेंशन है। ठीक, और ये क्या होता है, त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन, जब भी कोई जो है वेग में, वेग में परिवर्तन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे जो है ये आपका त्वरण हो गया। गति क्या होता है, तो आपका दूरी बट्टे समय हो जाएगा। ठीक, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। समय कैसा है, तो समय एक अदिश राशि है। ठीक है,
तो ये हो गया अपना जो है कौन सी शब्दावली इस्तेमाल करेंगे अगर जो है निश्चित दिशा की बात करेंगे तो हमेशा वेग को लेंगे, क्योंकि वेग क्या है, सदिश राशि है और इसमें दो चीज होगा, वेग वेग में दो चीज होगा, परिमाण और दिशा दोनों चीज होगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा। चलते अगले सवाल की तरफ। एक समान तल वाली सीधी रेखा पर नियत त्वरण, त्वरण क्या है, नियत है, से दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। ठीक है, त्वरण उसका नियत है, त्वरण नियत है, बदल नहीं रहा। ठीक है, तो कार का त्वरण शून्य हो गया, नहीं नियत है तो शून्य कैसे हो सकता है। कार का वेग शून्य है, वेग शून्य हो जाएगा तो फिर त्वरण कैसे उत्पन्न होगा। कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, अगर कार का त्वरण निरंतर बदल रहा होगा तो नियत त्वरण तो नहीं हो पाएगा। नियत है ना, मतलब हमेशा त्वरण फिक्स होना चाहिए था, नियत है वहां पे, तो अगर बदल गया तो फिर कैसे होगा। फिर क्या बोला, कार का वेग निरंतर बदल रहा है, ये सही है। तो कार का जो वेग है वो लगातार क्या होगा, बदल रहा होगा। तो कार का वेग लगातार बदलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे त्वरण एक नियत हो जाएगा, नहीं लगातार बदलते रहे, यूनिफॉर्म तरीके से लगातार बढ़ रहा है, जैसे 20 है, 30 हो गया, फिर 40 हो गया, 10 करके बढ़ते जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, तो कार का वेग निरंतर बदल रहा हो। तो देख रहे हैं ऐसा, ये देखिए जैसे यहाँ पे ये v है और ये अपना t है, देख रहे हैं यहाँ पे ये लगातार बदल रहा है, समय के साथ जो है वेलोसिटी लगातार बदल रहा है, यही तो होता है आपका त्वरण, एक समान त्वरण। तो नियत त्वरण के लिए क्या होना चाहिए कि कार का जो वेग है निरंतर बदलते रहना चाहिए, तभी जाके संभव है आपको एक नियत त्वरण मिले। तो नियत त्वरण के लिए ये जरूरी है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पूछता है जो है का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अंतिम स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि मतलब ये किसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं किसी वस्तु की समग्र गति को वर्णन करने में। देखिए गति को वर्णन करना है, अगर आपको गति बतानी है तो गति बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। ठीक, दूसरा चीज हो गया दूरी बट्टे समय, तो ये तो दूरी निकलेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए क्या होता है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग विस्थापन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे जो है प्रारंभिक और अंतिम स्थिति मतलब ए है और यहाँ से जो है बी है और फिर बी से गया मान ले सी है, तो इसके बीच में नहीं, अंतिम और प्रारंभिक के बीच की जो पता लगाते हैं, स्थिति पता लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन। तो आपका विस्थापन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, दूरी और विस्थापन हो जाएगा। ठीक, तो गति किस पर निर्भर करता है, दूरी पे। विस्थापन आपका जो है अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच का जो है जो न्यूनतम दूरी होगा उस पर निर्भर करेगा। इस तरह से क्या होगा, हमसे कोई पूछेगा कि किसका उपयोग करेंगे, तो दूरी का उपयोग जो है वस्तु की, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे दूरी और वह विस्थापन हो जाएगा आपका। दूरी और विस्थापन का उपयोग जो है एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर जो है फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है। ठीक है, तो हम किसी वस्तु को फेंक रहे हैं, यहाँ पे फेंका हमने, यहाँ से लेके फेंका इसको, कहाँ गया, तो 100 मीटर तक गया, ये 100 मीटर तक गया और फिर वापस भी आ गया, फिर वापस भी आ गया 100 मीटर। तो यहाँ पे देखिए जरा इसकी, अगर हमसे दूरी कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, दूरी 100 प्लस 100 200 हो जाएगा, दूरी तो 200 मीटर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा विस्थापन इसका, तो विस्थापन तो इसका शून्य हो जाएगा, क्योंकि जहां से गया था वहीं पे आ गया, तो विस्थापन एक तरह से क्या होगा, शून्य हो जाएगा, जहां से गया था वहीं पे वापिस आ गया, तो इस तरह से विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो हमसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने के बाद वापिस आ जाती है, तो क्या होगा इस केस में, दूरी तो अपना हो जाएगा 200 और विस्थापन अपना शून्य हो जाएगा। तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50, वस्तु का तय की गई, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी शून्य होगी, नहीं शून्य कैसे हो, दूरी कैसे शून्य हो जाएगा, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 होगा, नहीं वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगा, तो वस्तु का वास्तविक विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा इस केस में। ठीक है, क्योंकि जहां से वस्तु फेंकी गई थी वहां पे वापस आ गई है, इस तरह से उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले सेशन में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद देखने के लिए, बने रहे।